हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और उसके वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं, पिछले तीनों पार्ट में। और आज ये चौथा पार्ट है। इन सभी पार्ट में हम लोगों ने जीडीपी प्रेडिक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। और ये लेटेस्ट और अपडेटेड जीडीपी प्रेडिक्शन है, आप लोग इसको कहीं ना कहीं लिखकर याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम लगा हुआ है तब तक अब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है जीडीपी में। तो ये फाइनल है और अपडेटेड जीडीपी प्रेडिक्शन है, तो आप लोग इसको याद करिएगा। खासतौर से 18 को जिनका एग्जाम है स्केल और स्केल 2 वालों का, उनके लिए तो ये ज़्यादा ही जरूरी रहने वाला, तब तक ये बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। तो आप लोग इसको लिख कर कहीं याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा एक बार आप लोगों को खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है। और रही बात इसके पीडीएफ की, तो 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पीडीएफ आप लोगों को बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मुझे भी पता है कि एग्जाम लगा हुआ है और रिवाइज करना होता है, तो बार बार मैसेज वगैरह करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और सारे मैसेजेस का रिप्लाई भी कर पाना आसान नहीं होता है, इतने सारे मैसेज आते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज इनिशिएटेड महिला आत्मनिर्भरशील अचानी वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन आसाम। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने आसाम में महिला आत्मनिर्भरशील अचानी महिला स्व रिलायंस कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रोग्राम के तहत में एसबीआई ने आसाम में एनआरएलएम द्वारा स्पॉन्सर्ड 856 एसजीएच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 38 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पिछला कुछ रिवाइज कर लेते हैं, अभी जो इससे मिलता जुलता कुछ याद आ रहा है उसको रिवाइज करते हुए साथ में चलते हैं। एसबीआई ने अपने डिजिटल एग्रीकल्चरल सोल्यूशन प्लेटफॉर्म योनो कृषि पर केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी रिव्यू ऑप्शन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसान अपने केसीसी लिमिट को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। एसबीआई की बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। चेयरमैन हो जाएंगे रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हिच बैंक हैज साइंड ए बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट रिसेंटली। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और किस बैंक ने हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक ने अभी हाल ही में बैंक इंश्योरेंस पैक्ट पर साइन किया और इस पैक्ट पर साइन करने के बाद में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे वो यस बैंक के माध्यम से यस बैंक की ब्रांचेस से बेचे जा सकेंगे। ठीक, और इसी से मिलता जुलता कुछ रिवाइज करेंगे। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एसबीएम बैंक के साथ में भी बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया। ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एसबीएम बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया। करूर वैश्य बैंक और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने भी बैंक इंश्योरेंस पैक्ट पर साइन किया। ठीक है, और ये जितने भी बैंक इंश्योरेंस पैक्ट होते हैं पिछले तीनों वीडियोस में जो बताया गया आप लोगों को कितने कितने बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किए गए, इसको आप लोग एक साथ लिख लिया करो। किसी नोट्स, थोड़ा बहुत नोट्स आप लोग बना लिया करो, उसको एक साथ कहीं ना कहीं लिख लिया करो, जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी और एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अभी यस बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस पैक्ट किया और इसके साथ साथ उसने जो है अभी मान लो अगर एचडीएफसी बैंक के साथ में भी किया होता तो आप लोग इधर लिख लेते कि एसबीआई लाइफ, बस ज़्यादा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिख लेना है कि रिवीजन कर सको आप लोग आसानी से। एसबीआई लाइफ, इसके बगल में आप लोगों को यस बैंक लिख लेना था, एचडीएफसी लिख लेना था, या जो भी और बैंकें होती उसको लिख लेना था। तो एक ही बार में ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाती जितने भी बैंकों के साथ में बैंक इंश्योरेंस पैक्ट हुआ होता, और इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहता। नहीं, अलग अलग डेट पर अलग अलग पढ़ने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर एग्जाम में, तो इसको आप लोग अवॉइड किया कर सकते हैं इस तरीके से लिख कर। ठीक है, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो महेश कुमार शर्मा जी जो हैं वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। यस बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है। ठीक है,
यस बैंक की भी बात हुई है, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और प्रशांत कुमार जी जो है वो यस बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, व्हाट विल बी द ग्रोथ इन द नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22? वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में, ये 22 होगा, 22 टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गई है तो आप लोग इसको अवॉइड करिए। वित्त वर्ष 2022 में भारत की नॉमिनल जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग एक बार खुद से बताओ। 19% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 19%, 19% ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये आंसर हो जाएगा। फिनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो है फिनेंशियल ईयर 2022 में 19%, 19% तक ग्रो करने का अनुमान है। और फिनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी जानकारी दी, यह भी बताया कि फिनेंशियल ईयर 2022 और फिनेंशियल ईयर 2023 के दौरान जो है मंत्रालय FRBM, फिर से सुन लीजिए आप लोग, FRBM क्या होता है, FRBM इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। इसके दौरान फिनेंशियल ईयर 2022 और फिनेंशियल ईयर 2023 के दौरान फिनेंस मिनिस्ट्री जो है वो FRBM एक्ट 2003 के तहत में मैंडेटरी मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क को भी सबमिट नहीं कर पाएगा। FRBM का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो इसमें ये मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि फिनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के दौरान FRBM एक्ट 2003 के तहत मैंडेटरी मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क को भी सबमिट नहीं कर पाएगा। और ऐसा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अभी कोई भी रिलायबल जीडीपी प्रोजेक्शन जो है वो नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ये मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क है इसको सबमिट नहीं कर पाएगा। स्केल 2 और 3 वालों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। और FRBM एक्ट 2003 के सेक्शन 7(3)B के तहत में सरकार को हर साल अपना एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शन शेयर करना होता है। फिर से समझ लो आप लोग, फिर से सुनो ये, ठीक है। FRBM एक्ट 2003 के सेक्शन 7(3)B मैं लिख रहा हूँ, ये सेक्शन 7(3)B के तहत में सरकार को हर साल अपना एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शन शेयर करना होता है, जो कि फिनेंस मिनिस्ट्री फिनेंशियल ईयर 2022 और फिनेंशियल ईयर 2023 के दौरान नहीं कर पाएगी, ऐसा उसने भी स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और ये जितनी भी जीडीपी फोरकास्ट वगैरह हैं इसको एक जगह लिख ही लीजिएगा, आप लोगों को मैंने बताया था अभी इसके, तो इसको अगर आप लोग एक साथ लिख लेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। RBI को छोड़कर लगभग सभी कंपनीज की जीडीपी प्रेडिक्शन आ गया है, ठीक है। और ये अब एग्ज़ाम से पहले चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, फिलहाल जो 18 को एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके, ठीक है ना, 18 को जो स्केल 2 और स्केल 3 वालों का एग्ज़ाम होना उसमें ये जीडीपी प्रेडिक्शन जो है चेंज होने वाली नहीं है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पिछले तीनों वीडियो में जो भी जीडीपी प्रेडिक्शन बताया गया है आप लोग उसको लिख कर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है नॉमिनल जीडीपी, एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ है नॉमिनल जीडीपी। तो क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना लेंदी भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि चीज़ें आसानी से समझ में आती रहें। देखिए, आमतौर पर जीडीपी की जो बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा प्रचलित डेफिनेशन होती है, अगर उसकी बात की जाए तो एक वित्त वर्ष में देश की सीमा के अंदर प्रोड्यूस की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है ये, ठीक है। और अगर देश की सीमा के अंदर रहकर विदेशी लोग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे जीडीपी में जोड़ लिया जाता है, और अगर कोई भारतीय विदेशों में रहकर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे जीडीपी से घटा दिया जाता है। तो मोटा मोटा एक ओवरव्यू आप लोगों को ये बताया गया कि इस तरीके से क्या जीडीपी क्या होती है। अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे की जाती है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर। तो जो रियल जीडीपी होती है उसे कैलकुलेट करते के टाइम पर हम लोग जब ये रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसे जो है काउंट किया जाता है, इसे कंसीडर किया जाता है। जबकि नॉमिनल जीडीपी में इसे कंसीडर नहीं किया जाता कि इन्फ्लेशन वगैरह का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉमिनल जीडीपी में ये कंसीडर नहीं किया जाता है। रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के टाइम पर इन्फ्लेशन वगैरह का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्ट की मार्केट प्राइसेस पर ही जो है ये हमारा जो ये नॉमिनल जीडीपी होती है
नॉमिनल जीडीपी को प्रोडक्ट्स की मार्केट प्राइसेस पर ही इसकी कैलकुलेशन कर दी जाती है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर नहीं की जाती किसमें, नॉमिनल जीडीपी में। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों की सारी चीज़ें भी समझ में आई होंगी, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये राज्यसभा से हैं, कर्नाटका से, राज्यसभा से है ये कर्नाटका से। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुराग ठाकुर जी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल टू इनेबल इट्स कस्टमर्स टू यूज देयर कार्ड्स ऑन दी गूगल पे प्लेटफॉर्म्स रिसेंटली। हाल ही में गूगल पे प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों को अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ में साझेदारी की। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी अगर टफ लगा करे तो इंग्लिश आप लोग रेफर कर लिया करो, और जिनको इंग्लिश टफ लगा करे उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा रहता है। तो कुल मिलाकर दोनों चीज़ें पढ़कर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अभी मैं अपने पिछले वीडियोज़ में देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से स्टेट ने मतलब एमएसएमई इकोसिस्टम के साथ में साइन किया गया, सिडबी ने कौन से स्टेट के साथ में एमएसएमई इकोसिस्टम के साथ में साइन किया, ये लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 100% ऑथेंटिक डाटा आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि एक ही महीने में सिडबी जो है एक ही स्टेट के साथ में एमएसएमई इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए साइन करे, वो कई स्टेट के साथ में भी ये जो है एमओयू साइन कर सकता है सिडबी। तो आप लोग इतना कन्फ्यूज मत हुआ करिए। ठीक है, ऑप्शन पर भी आंसर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर 2-3 बार आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ाया गया है तो 2-3 बार सिडबी ने जो है एमएसएमई इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए किसी भी स्टेट के साथ में एग्रीमेंट किया होगा, एमओयू साइन किया होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा बार बार व्हाट्सअप वगैरह कर पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसको क्लेरिफाई कर दीजिए। इतनी सारे क्वेरीज आ जाती हैं कि हर एक चीज़ हर एक लोगों को क्लेरिफाई करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग इतना ज़्यादा मत करिए, 100% ऑथेंटिक डाटा ही आप लोगों को दिया जा रहा है। इस पर पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे, तो वो चीज़ें मैं करके ही आप लोगों को बताता हूँ। कोई चीज़ गलत यहाँ पर नहीं पढ़ाई जा रही है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए आप लोग। और ऑप्शन पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है ना, अगर किसी भी मंथ में ये सिडबी जो है 2-3 स्टेट के साथ में एमएसएमई इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए अगर एग्रीमेंट पे साइन किया है तो उस टाइम पर आप लोग ऑप्शन देखिएगा एग्जाम में कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो आप लोगों को क्लिक कर देना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन दो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी बहुत सारी चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एसबीआई कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। गूगल पे, वीज़ा और अपने दूसरे बैंकिंग पार्टनर्स के साथ में मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन सिस्टम लागू किया है। ठीक है, जिससे कि सिक्योर ट्रांजैक्शन किया जा सके, और इसमें टोकनाइजेशन के द्वारा जो आपकी कार्ड डिटेल होती है वो मर्चेंट के साथ बिना शेयर किए हुए पेमेंट किया जा सकता है। और इसका जो आंसर होगा एसबीआई कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई कार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अश्विनी कुमार तिवारी जी जो हैं वो एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हो जाएंगे, और इन्होंने हरदयाल प्रसाद को सक्सीड किया। अश्विनी कुमार तिवारी जी ने हरदयाल प्रसाद को जो है सक्सीड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर गूगल की भी बात हुई है तो गूगल का हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया यूएसए में होगा। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में होगा। और अगर इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करें गूगल के तो सुंदर पिचाई जी जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द 2020-21 क्रॉप ईयर। 2020-21 फसल वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। 301 मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 301 MT। ठीक है, 21 सितंबर 2020 को आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रबी कैंपेन में यह डिसीजन लिया गया कि क्रॉप ईयर 2020-21 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 301 MT किया जाएगा, जो कि पिछले क्रॉप ईयर से 1.5% ज़्यादा है। पिछले फसल वर्ष से 1.5 ज़्यादा प्रोडक्शन इस बार किया जाएगा। 301 MT, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हम लोग CCEA बोलते हैं,
जिसको कि हम लोग CCEA बोलते हैं, ने रबी की फसलों का MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करने का डिसीजन लिया है। और ये जो MSP बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है ये बजट 2018-19 के दौरान अनाउंस किए गए थे। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री PMAASHA, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है वो 2018-19 का जब बजट पेश किया जा रहा था तो उस दौरान जो है अनाउंस किया गया था। और इसी के तहत में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत में ही ये MSP बढ़ाने का डिसीजन लिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो MSP बढ़ाया गया है वो है मसूर, ठीक है, जिसकी दाल वगैरह बनती है। मसूर का MSP जो है वो 300 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया गया है। कितना? 300 रुपये, 300 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया गया है। पहले मसूर का MSP जो था वो 4800 रुपये पर क्विंटल था, 4800 रुपये पर क्विंटल, और अब इसे बढ़ाकर 5100 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। 5100 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। तो 4800 और 5100 के बीच में 300 रुपये का डिफरेंस है। तो 300 रुपये पर क्विंटल जो है मसूर की दाल का MSP ये बढ़ाया गया है। और यहाँ पर एक बात हुई थी रबी की फसल की, ठीक है ना, रबी की क्रॉप की, रबी फसल की बात हुई थी। तो क्या होता है रबी की फसल, रबी की जो क्रॉप होती है कब होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ऐसी फसलें जिनकी बुआई करने के लिए थोड़ा सा सर्द मौसम चाहिए होता है, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, और इनकी जर्मिनेशन के लिए और कटाई के लिए वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, गर्म मौसम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है ऐसी फसलों को हम लोग रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल का जो बुआई का टाइम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में जो है वो रबी की फसलों की बुआई की जाती है। और हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है, जो उनकी कटाई का टाइम होता है, वो फरवरी से अप्रैल, वो क्या हो जाएगा, फरवरी से अप्रैल के दौरान में जो इनकी कटाई की जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, मुख्य रूप से रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर, ये सब जो है वो ये सब रबी की फसल में आती हैं। और ये रबी क्रॉप वाले जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों को बताई गई, ये कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है। ये स्टेट लेवल के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि रबी की फसल का बुआई का टाइम क्या है, हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, रबी, खरीफ, जायद 3 फसलें होती हैं। तो ये भी आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन रेलवे में भी मिल सकता है, SSC में भी मिल सकता है, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यहाँ से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को रबी फसल से मिल सकता है। और जो एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर रेशो वाले हैं, उनके लिए भी ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग भी इसको अच्छे से समझिएगा और आप लोग भी इसका आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हिच बैंक हैज सेट अप ए न्यू वर्टिकल नेम्ड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB रिसेंटली? किस बैंक ने हाल ही में इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB नाम से एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E बंधन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ये वर्टिकल जो है माइक्रो होम लोन, माइक्रो बाजार लोन और माइक्रो इंटरप्राइजेस लोन को मैनेज करेगा। और इसके लिए कुमार आशीष को EEB का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड हेड बनाया गया है। EEB का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और हेड किसे बनाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा कुमार आशीष, ठीक है, कुमार आशीष जी को इसका हेड बनाया गया है। और अगर हम लोग बात करें बंधन बैंक के MD और CEO की, तो चंद्रशेखर घोष जी जो है वो बंधन बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक के, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके टैग लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका भला सबकी भलाई जो है ये इसकी टैग लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक हैज साइंड ए कारपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद HDFC लाइफ रिसेंटली? हाल ही में HDFC लाइफ के साथ में किस बैंक ने कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, येस बैंक। ऑप्शन नंबर D, येस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC लाइफ और येस बैंक ने भी हाल ही में कारपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट पर साइन किया। और इसके तहत में HDFC लाइफ जो है येस बैंक के कस्टमर्स को अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर सकेगा, अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा। HDFC बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक हो जाएगा। येस बैंक के MD और CEO की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी जो है मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाएगा। HDFC लाइफ के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो विभा पडालकर
विभा पडालकर जी जो हैं वो HDFC लाइफ की MD और CEO हो जाएंगी। और यस बैंक के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत कुमार, मिस्टर प्रशांत कुमार जी जो हैं वो यस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द सेबीज टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी के तकनीकी समूह का प्रमुख कौन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भानवाला, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हर्ष कुमार भानवाला इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने भी हाल ही में फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला जी की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक टेक्निकल ग्रुप का गठन किया है और ये ग्रुप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट इंटरप्राइजेस के ऑनबोर्डिंग का फ्रेमवर्क डेवलप करेगा। सेबी के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय त्यागी जी जो हैं सेबी के चेयरमैन हो जाएंगे, अजय त्यागी। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द एस्टिमेशन ऑफ द UNCTAD व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी इन 2020। UNCTAD के अनुमान के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी कमी आने का अनुमान है, कितनी कमी आएगी, ठीक है। और इसका जो आंसर, इसको भी आप लोग लिखिएगा, आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये ना, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.9%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5.9% इसका आंसर हो जाएगा। UNCTAD ने अभी अपनी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 पब्लिश की, जिसके अनुसार इंडियन इकोनॉमी में 5.9% की कमी का अनुमान है और 2021 में जो है इसके 3.9% की वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है इसी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अभी करंट में 2020 में -5.9% की कमी का अनुमान है, लेकिन 2021 के दौरान में इसी रिपोर्ट के अनुसार में इंडिया की इकोनॉमी में जो है 3.9% की वृद्धि का, 3.9% की ग्रो का अनुमान लगाया गया है। और अगर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो है अभी 2020 में 4.3% की कमी का अनुमान है। कितना? 4.3% की कमी का अनुमान है। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? ये हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी की बात में। और यहाँ पर बात हुई है UNCTAD की। तो UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक बाय RBI। RBI द्वारा PMC बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब AK दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी AK दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक्स GM AK दीक्षित जी को PMC बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है और इन्होंने JB भूरिया को सक्सीड किया, जिन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से भी रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, AK दीक्षित जी ने JB भूरिया को भी सक्सीड किया है, इन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से भी रिज़ाइन कर दिया है। और AK दीक्षित जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक्स GM हैं। AK दीक्षित जी जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक्स GM हैं। इन्हें अभी PMC बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये अपॉइंट किया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति जो ये होती है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 36A और सेक्शन 56 के सब सेक्शन 1 और 2, इन दोनों सेक्शंस के सब सेक्शन 1 और 2 के तहत में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाती है। तो स्केल 2 और 3 वालों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा सा डीप में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, सुरेंद्र पाल सिंह को PMC बैंक का CEO अपॉइंट किया गया है, यहाँ पर ये भी दिया गया है, सुरेंद्र पाल सिंह भी, इनका भी नाम दिया गया है। तो सुरेंद्र पाल सिंह जी को PMC बैंक का नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और इन्होंने साइनी मिथोबकर को रिप्लेस किया हुआ है। रिवीजन थोड़ा सा हम लोग करेंगे, इससे मिलता जुलता जो चीज़ें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्रहलाद जोशी जी को अभी DBS बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंट किया गया है। PMC बैंक की यहाँ पर बात हुई थी, तो PMC बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में PMC बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में आयोजित G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में
भारत के प्रतिनिधि का नाम बताइए, किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसमें पूछा गया है। और पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल इसका आंसर हो जाएगा। 22 सितंबर 2020 को G20 देशों के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रिवाइज करेंगे हम लोग कुछ चीज़ें जो थोड़ा बहुत याद आ रही हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी करते हुए चलते हैं। अभी 18 जुलाई 2020 को G20 देशों के फिनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें फिनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ध्यान रखना 18 जुलाई 2020 को ये जो बैठक हुई थी, ये G20 देशों के फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की हुई थी, जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और ये जो मीटिंग हुई है ये G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर की हुई है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस जो छोटे छोटे हैं ये आप लोग याद रखिएगा। 22 जुलाई 2020 को अगर हम लोग बात करें तो 22 जुलाई 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। G20 की अगर हम लोग बात करें तो G20 क्या है, तो ये 20 देशों का समूह है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन, और एक यूरोपियन यूनियन का ये जो पूरा समूह है। 2020 के लिए जो G20 देशों की बैठकें होंगी, जो मीटिंग्स होंगी, जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होंगे, उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास में है, तो उसकी प्रेसिडेंसी जो है वो सऊदी अरेबिया के पास में है। सऊदी अरेबिया के पास में उसकी प्रेसिडेंसी है। 2020 के लिए थीम क्या हो जाएगी, तो उसकी थीम हो जाएगी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये इसकी थीम हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए आप लोग, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये इसकी थीम हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द बैंक व्हिच हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फैसिलिटी नेम्ड सेफ पे फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट। उस बैंक का नाम बताइए जिसने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान के लिए सेफ पे नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल सुविधा लॉन्च की। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए सेफ पे, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सेफ पे नाम से एक डिजिटल फैसिलिटी लॉन्च की है, और यह अपनी तरह की पहली ऐसी फैसिलिटी है जो कि मोबाइल बैंकिंग ऐप में इंटीग्रेट की गई है। और इसकी फंक्शनिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या होती है, कैसे काम करता है, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेफ पे फीचर है ये वीज़ा के द्वारा टेस्टेड और सर्टिफाइड है, और इसके द्वारा मैक्सिमम 2000 रुपये तक का पर ट्रांजेक्शन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। आप लोग सुनिएगा और समझिएगा इसको फिर से। सेफ पे के द्वारा मैक्सिमम 2000 रुपये, सेफ पे के द्वारा मैक्सिमम 2000 रुपये तक का पर प्रत्येक ट्रांजेक्शन जो है वो मैक्सिमम 2000 रुपये तक का प्रत्येक ट्रांजेक्शन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के द्वारा किया जा सकता है, और एक दिन में मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन जो है वो एक दिन में किया जा सकता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि सेफ पे के माध्यम से मैक्सिमम 2000 रुपये तक का पर ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, मतलब कि 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता। 2000 रुपये से कम, एक इंडिविजुअल सिंगल ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 रुपये से कम 500, 1000, 1200, 1400 कुछ भी किया जा सकता है, और एक दिन में टोटल 20,000 रुपये से भी ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि 2-2 के मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन एक दिन में किए जा सकते हैं। 2-2 के मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन एक दिन में किए जाएंगे, तभी जाकर जो है 20,000 रुपये का मैक्सिमम जो ये लिमिट है इसकी, वो इसके बराबर ही रहेगा, ठीक है। और इसमें डेबिट कार्ड को मोबाइल ऐप में ऐड और रिमूव भी किया जा सकता है। सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए लॉगिन नहीं किया जा सकता, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग चीज़ों को। तो इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोलने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक ने भी लक्ष्मी डिजीगो नाम से एक कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया था। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो दिसंबर 2018 में कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक को मर्ज कर IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना की गई थी। IDFC फर्स्ट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पर?
मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करें, वी वैद्यनाथन जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे और ये इस बैंक के पहले एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ गॉट ए 1 ईयर सर्विस एक्सटेंशन एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS रिसेंटली। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे 1 साल का सेवा विस्तार मिला है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा उदय कोटक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उदय कोटक इसका आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक जी। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक जी, और इनको जो है IL&FS के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अगले 1 साल तक के लिए जो है सर्विस एक्सटेंशन मिला हुआ है। अब इनका कार्यकाल अक्टूबर 2021 तक रहेगा। कब तक रहेगा? अक्टूबर 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 2018 में कोटक जी ने जो है कोटक जी का अपॉइंटमेंट हुआ था इसमें, और ये इनका दूसरा एक्सटेंशन है। इसके पहले एक एक्सटेंशन इनको और मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिनटेक पार्टनर्स एंड व्हिच पेमेंट बैंक हैव पार्टनर्ड टू इंट्रोड्यूस नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन फॉर द मास ट्रांजिट सिस्टम। फिनटेक पार्टनर्स और किस पेमेंट बैंक ने बड़े क्षेत्र की प्रणालियों के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC आधारित संपर्क रहित भुगतान समाधान शुरू करने के लिए भागीदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मास ट्रांजिट सिस्टम विशेष रूप से स्टेट बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च प्रोवाइड करने के लिए जो है फिनटेक पार्टनर्स ने फिनो पेमेंट बैंक के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। फिनो पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋषि गुप्ता जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs 2022-2023 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन 2020-2023 किस संगठन द्वारा जारी किया गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंसर हो जाएगा इसका। अभी हाल ही में RBI ने टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-2023 रिलीज़ किया, और इसका उद्देश्य अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करना है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना है। RBI इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड क्रिकेट थीम बेस्ड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड पार्टनर्ड विद 6 IPL टीम्स। किस बैंक ने क्रिकेट थीम आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हुए हैं और 6 IPL टीमों के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 6 IPL टीमों का ऑफिशियल पार्टनर होने का अनाउंसमेंट किया, और साथ ही साथ में क्रिकेट थीम पर बेस्ड जो है माई टीम नाम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से मैं लिख रहा हूँ? माई टीम। ठीक है, माई टीम नाम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। 6 IPL टीमें कौन कौन सी हैं जिसके साथ में कोटक महिंद्रा बैंक ने जिसका ऑफिशियल पार्टनर बना हुआ है अभी, तो वो है दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। इन सभी 6 टीमों का ऑफिशियल पार्टनर जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, व्हिच एडिशन ऑफ CII Exim Bank Digital Conclave on India Africa Project Partnership was held virtually from New Delhi recently। हाल ही में नई दिल्ली से भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CII Exim Bank डिजिटल कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और 15th एडिशन, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 15th एडिशन, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पर CII Exim Bank डिजिटल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया था।
CIII का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। और ये जो आयोजन किया गया था, ये जो भी हुआ था, ये CII और एग्जिम बैंक के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से ये जो है इसका आयोजन किया गया था, इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। और ये कॉन्क्लेव जो है वो 2005, ये कॉन्क्लेव जो है वो 2005 से होता चला आ रहा है। और इस बार जो ये कॉन्क्लेव हुआ, ये एग्रीकल्चर, पावर एंड एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर फोकस किया गया था इसमें, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था इसमें। ऑप्शन नंबर ई 15th एडिशन जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया। किस बैंक ने भारत में बेयर की बेटर लाइफ फार्मिंग BLF पहल के साथ में साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। स्मॉल फार्मर्स और रूरल फार्मिंग कम्युनिटी को इन्हेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक्सिस बैंक ने बेयर की बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव के साथ में पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप के माध्यम से कंप्लीट फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि लोन, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, पेमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी हैज़ गॉट RBI's इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU रिसेंटली। हाल ही में भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई BBPOU स्थापित करने के लिए किस कंपनी को RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिली हुई है, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वक्रांगी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वक्रांगी लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में RBI ने वक्रांगी लिमिटेड को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट सेटअप करने का अप्रूवल दे दिया है, और ये जो अप्रूवल दिया गया है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत में दिया गया है। फिर से सुन लीजिए आप लोग, ये जो अप्रूवल दिया गया है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत में ये दिया गया है। वक्रांगी लिमिटेड के बारे में अगर हम लोग जाने तो पिछले कई क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले वाले जो मंथ की वीडियोस थे वक्रांगी लिमिटेड के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वक्रांगी लिमिटेड की जो स्थापना थी, जो इसका फाउंडेशन था, ये इस्टेब्लिशमेंट था, ये 1990 में हुआ था। 1990 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और ये कंपनी है जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, मनी ट्रांसफर सर्विसेज, ई-कॉमर्स और भी बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज जो है वो अपने पार्टनर बैंक के बिहाफ पर कस्टमर्स को या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें वक्रांगी लिमिटेड के, तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिनेश कुमार नंदवालान जो है जो इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान रिसेंटली। राजस्थान में शहरी परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल ही में कितना ऋण स्वीकृत किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा 300 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 300 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, और इनमें से कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा सपोर्टेड भी हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 570 मिलियन USD, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 570 मिलियन USD, यानी कि अगर हम लोग इसकी इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 4200 करोड़ INR, 4200 करोड़ रुपए INR। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 570 मिलियन USD का लोन जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किया था। टोटल 570 मिलियन का लोन जो है भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें से कि 300 मिलियन USD जो है, 300 मिलियन USD जो है ये राजस्थान के लिए जारी की गई, और बचे हुए 270 मिलियन USD, बचे हुए 270 मिलियन USD, ठीक है, ये जो है MP के द्वारा MP के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया, ठीक है। ये मिलियन होगा, 300 मिलियन USD, 300 USD नहीं, 300 मिलियन USD, ठीक है।
300 मिलियन यूएसडी राजस्थान के लिए, 270 मिलियन यूएसडी एमपी के लिए। तो यहाँ पर राजस्थान पूछा गया था, इसलिए हम लोगों ने 300 मिलियन यूएसडी ऑप्शन में लगा दिया। अगर मध्य प्रदेश पूछा गया होता तो 270 मिलियन यूएसडी हम लोग इसको लगा देते, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगी, क्या पूछा गया, ऑप्शन पर डिपेंड करेंगी, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी गई, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मंडालुयांग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कैंपेन नेम्ड कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी। कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस नामक एक अभियान किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया है कि ये अभियान किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एसबीआई कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एसबीआई कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर गुरुगांव हरियाणा में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अश्विनी कुमार जी जो है वो एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और कुछ रिवाइज करेंगे हम लोग, इससे मिलता जुलता कुछ चीज़ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। एसबीआई कार्ड और गूगल ने गूगल पे ऐप के माध्यम से पेमेंट करने के लिए एक पार्टनरशिप किया। ये दोनों चीज़ें रिवीजन से रिलेटेड थी, ये आप लोगों को एक बार रिवाइज कराया गया। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी पर्यटन संजीवनी स्कीम टू प्रोवाइड लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ये नाम, ये योजना, ये स्कीम आप लोग याद रखिएगा, पर्यटन संजीवनी स्कीम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आसाम, ऑप्शन नंबर सी। आसाम ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 के अवसर पर आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने राज्य में पर्यटन संजीवनी स्कीम लॉन्च किया। इसके तहत कोरोना क्राइसिस के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ में लोन दिया जाएगा। कितने से कितने तक का मैं लिख रहा हूँ, 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ में दिया जाएगा। 5 साल के लिए ये लोन दिया जाएगा। 1 साल का इसमें मोरेटोरियम पीरियड होगा। और इस स्कीम के साथ साथ सोनोवाल जी ने एक और स्कीम लॉन्च की जिसका क्या नाम था, पर्यटन सारथी। सोनोवाल जी ने इसके साथ साथ में पर्यटन सारथी नाम से एक और स्कीम लॉन्च की, जो कि आसाम टूरिज्म, टिकट बुकिंग, टूर पैकेज, होटल्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने बात किया था वर्ल्ड टूरिज्म डे की। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट अभी किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2020 को अभी सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी थीम हो जाएगी। और यहाँ पर आसाम की बात हुई थी, आसाम की कैपिटल दिसपुर हो जाएगी। और गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गवर्नर हो जाएंगे जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी जो है ये इसके गवर्नर हो जाएंगे आसाम के। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आप लोग कमेंट कर बताओ। और हम लोग तब तक देखेंगे अगला क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दी पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स अबव हाउ मच रुपीज़ रिसेंटली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए से ऊपर के चेक के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली पेश की है, पॉजिटिव पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। 50,000 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसको कि हम लोग सीटीएस बोलते हैं, सीटीएस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और ये बैंकों में होने वाले चेक फ्रॉड को चेक करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसे 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोग याद रखें, ये डेट जरूरी है। 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2020 से जो है ये इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। एनपीसीआई के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और इसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक पेमेंट करने पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिकन्फर्म करने की आवश्यकता होगी। और ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है ये अकाउंट होल्डर्स की चॉइस पर ही डिपेंड करेगा। ये अकाउंट होल्डर की चॉइस पर डिपेंड करेगा कि किसी भी अकाउंट होल्डर को पॉजिटिव पे सिस्टम लेना है या नहीं लेना, उसको ये सर्विस लेनी है या नहीं लेनी। और बैंक
5 लाख रुपए या इससे अधिक के चेक पर इसे मैंडेटरी भी कर सकती है। बैंकों को यह छूट दी गई है कि 5 लाख रुपए या इससे अधिक के चेक पर इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत में जो भी लोग चेक इशू करेंगे उन्हें चेक से रिलेटेड कुछ मिनिमम डिटेल बतानी होंगी, जिसे चेक पेमेंट के समय क्रॉस चेक किया जाएगा और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो चेक को होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर फ्रॉड को रोकने के लिए था, सेफ्टी के लिए था ये। ठीक है, लिमिट और ये डेट जो आप लोगों को बताई गई 50,000 रुपये और 1 जनवरी 2020, ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2020 को HDFC बैंक ने इंडिया का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। ठीक है, वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप जो है ये लॉन्च किया गया। WHR लोन्स यानी कि वेयर हाउस रिसिप्ट लोन्स के जो भी बेनिफिशरीज हैं उन्हें इस ऐप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, फिर चाहे वो फार्मर्स हों, ट्रेडर्स हों या फिर कोई और हो। HDFC के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा HDFC बैंक का। HDFC बैंक के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो आदित्यपुरी जी इसके MD और CEO हो जाएंगे हैं, और ये अक्टूबर 2020 तक आदित्यपुरी जी जो हैं वो अक्टूबर 2020 तक HDFC बैंक के MD और CEO हैं। इसके बाद में शशिधर जगदीशन को नया MD और CEO अपॉइंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ बीन रोब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन रिसेंटली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है और इसका उद्देश्य सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाना है, जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे बचाना है, और इसके लिए उनको इस कैंपेन के माध्यम से उनको अवेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द RBI अप्रूव्ड 3-member कमेटी टू फंक्शन एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में कार्य करने के लिए RBI द्वारा स्वीकृत 3 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीता माखन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मीता माखन इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के डेली ऑपरेशन को सही तरीके से चलाने के लिए 3 लोगों की एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स बनाया है, 3 लोगों की एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया है। मीता माखन जो है इस कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की हेड हैं, और इस कमेटी में बाकी 2 लोग और कौन कौन हैं, तो इस कमेटी में बाकी 2 लोग जो हैं वो शक्ति सिन्हा जी हैं और सतीश कुमार कालरा जी हैं। दोनों लोगों का ऑप्शन इसमें दिया गया, नाम दिया गया है, शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा, इन तीनों लोगों को मिलाकर एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स RBI के द्वारा बनाई गई है, और मीता माखन जी को इसका हेड बनाया गया है। इस कमेटी के पास में MD और CEO वाली सारी पावर्स होंगी, ठीक है ना, जो पावर MD और CEO के पास में होती हैं वही सारी पावर इस कमेटी के पास में होगी। अभी RBI ने एक स्टेटमेंट जारी करके यह बताया है कि PMC बैंक के पास में अभी RBI ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये बताया कि लक्ष्मी विलास बैंक, PMC नहीं, लक्ष्मी विलास बैंक के पास में जो है टोटल LCR यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 262% है, जबकि RBI द्वारा मिनिमम 100% LCR मेंटेन करने का प्रावधान है, जबकि बैंक के पास में, लक्ष्मी विलास बैंक के पास में 262%, 262% LCR यानी कि लिक्विडिटी, LCR का क्या मतलब होता है, LCR का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये जो है 262% इस बैंक के पास में है, ठीक है ना। तो जो भी बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, या फिर और भी जो दूसरे कस्टमर्स हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा सेफ है, उनका पैसा कहीं पर नहीं जाने वाला है। लक्ष्मी विलास बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और उसके टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका टैगलाइन हो जाएगा द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी
was recognized as the domestic systematically important insurers DSIIs for 2021 by IRDAI recently। निम्नलिखित बीमा कंपनियों में से किसे हाल ही में IRDAI द्वारा 2020-21 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स के रूप में मान्यता दी गई है, घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी। ऑप्शन नंबर ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अभी हाल ही में IRDAI के द्वारा LIC, GIC और NIACL को 2020-21 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। IRDAI हर साल DSIIs को आइडेंटिफाई करता है और इसका नाम भी जो है, इन कंपनीज का नाम भी पब्लिकली पब्लिश किया जाता है। अब DSIIs के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। IRDAI के हेडक्वार्टर की बात हुई है, IRDAI की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर जो हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा और इसके चेयरमैन जो है वो MR कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BSE एंड व्हिच बैंक हैज साइंड MOU टू एम्पावर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रिसेंटली। BSE और किस बैंक ने हाल ही में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा येस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी येस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवेयरनेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम्स के थ्रू BSE में लिस्टेड SMEs को एम्पावर करने के लिए BSE और येस बैंक ने एक MOU पर साइन किया है। इस MOU के साइन हो जाने के बाद में BSE और येस बैंक SMEs के लिए नॉलेज इवेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन और भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। SMEs को बैंकिंग और फाइनेंशियल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। BSE की यहाँ पर बात हुई है तो BSE का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। BSE के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो आशीष कुमार चौहान जो है वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो है ये MD और CEO हो जाएंगे। येस बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो येस बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत कुमार। लगातार 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पिछले पढ़ भी चुका है कि येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और प्रशांत कुमार इसके MD और CEO हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट बैंक व्हिच हैज इम्प्लीमेंटेड द न्यू फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी विद लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी मैसेजेस ओवर SFMS, यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। उस पहले बैंक का नाम बताइए जिसने SFMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पर लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी संदेशों के साथ में डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा को लागू किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IDBI बैंक, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E IDBI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। SMS प्लेटफॉर्म पर LCBG के साथ में डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी शुरू करने वाला पहला बैंक जो है ये IDBI बन गया है और डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग के इस नए फीचर से बैंकों को 1 MB तक के PDF को LCBG के साथ में ट्रांसमिट करने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। IDBI के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा, ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD की बात करें, MD और CEO की, तो राकेश शर्मा जी जो है वो IDBI बैंक के MD और CEO हो जाएंगे और चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो MR कुमार जो है वो IDBI बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू लॉन्च इंडस्ट्री स्पॉटलाइट। किस संगठन ने इंडस्ट्री स्पॉटलाइट लॉन्च करने के लिए CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा SIDBI, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B SIDBI इसका आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्री स्पॉटलाइट क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री स्पॉटलाइट क्या है? तो MSMEs इंडस्ट्री से रिलेटेड एक रिपोर्ट है जो कि क्वार्टरली रिलीज की जाएगी और ये इंडस्ट्री रिलेटेड डाटा और ट्रेंड्स जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको इस रिपोर्ट में जो इंडस्ट्री स्पॉटलाइट है इसमें शो किया जाएगा। और इसी रिपोर्ट को रिलीज़ करने के लिए SIDBI और CRIF हाई मार्क ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। CRIF हाई मार्क क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो ये एक इंडियन क्रेडिट ब्यूरो है, ठीक है। और सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में होगा। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी जो है वो सिडबी के सीएमडी हो जाएंगे। CRIF की भी बात हुई थी यहाँ पर, तो इसका CRIF हाई मार्क का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो नवीन चांदनी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ ICRA। ICRA के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा -11%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए -11% इसका आंसर हो जाएगा। ICRA ने अभी फिर से अपना अनुमान जो है GDP प्रेडिक्शन रिलीज किया, जिसमें उसने अब इंडिया का जो GDP है उसमें -11% कर दिया है। 11% की कमी का अनुमान कर दिया गया है, ठीक है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। और पहले यह जो अनुमान था वो -9.5 की कमी का था, -9.5% की कमी का अनुमान था पहले, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ICRA के नए प्रोडिक्शन के अनुसार इसे -11% कर दिया गया है। ICRA के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो N शिवारमन, ठीक है ना, N शिवारमन जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। और ये जो GDP वाला क्वेश्चन है ये भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सितंबर मंथ में भी हम लोगों ने पिछले तीनों पार्ट किए हैं, ये लेटेस्ट अपडेटेड GDP वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कुछ चेंज नहीं होना है फिलहाल 18 का जो एग्ज़ाम है तब तक। तो आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा, एक नए क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। सितंबर के पिछले तीनों पार्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है और आज चौथा पार्ट हम लोग और लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर भी GDP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं पर। इसमें इससे एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने सितंबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है। करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जितने बन सकते थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। इसका PDF जो है भी आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।